जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है जय हो स्टडी के इस चैनल पर। ग्राम पंचायत अधिकारी को लेके हमने जो पिछले दो वीडियोस में देखा था उसमें सिलेबस को डिस्कस किया था। एक हमने ग्राम पंचायत से जो विशेष सिलेबस आना था उसके बारे में हमने देखा था, और दूसरा जो है हमने कंप्यूटर के बारे में देखा था कि उससे क्या रिलेटेड पूछा जा सकता है। अब आज जो है वो हम लोगों की पहली क्लास है। ये है आपकी गवर्नमेंट स्कीम से शुरुआत होगी। स्कीम बीच बीच में हम लोगों का चलता रहेगा और उसके बाद हम बाकी टॉपिक्स को भी साथ साथ करते रहेंगे कवर। यहाँ से आपको 65 नंबर का जो ग्राम पंचायत विशेष है वहाँ से 20 नंबर का सवाल आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, और बाकी जो हम कवर करते हुए चलेंगे वहाँ से 45 नंबर का आपको देखते हुए मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहला आज हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। ये सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है आरजीएसए के बारे में। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का मेन अगर हम लोग देखें कि पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसे लाया क्यों गया है, इसमें सबसे बड़ा इसका रोल इस स्कीम के थ्रू हम देखेंगे कि जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए चाहे वो आपके पंचायत स्तर पे मुखिया जी हों, चाहे ब्लॉक प्रमुख हों, चाहे जिला परिषद, जिला के स्तर पे जिला परिषद हो, इन तीनों ही स्तरों पे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अगर हम उन्हें और प्रशिक्षण दें, अगर हम उन्हें और सामर्थ्यवान बनाएं और साथ ही साथ हम टेक्नोलॉजी भी लाते रहें, तो इस तरीके से हम ग्राम पंचायत को एक सच में एक महत्वपूर्ण संस्था के साथ साथ बहुत ही मजबूत संस्था बना पाएंगे। और अगर आप इसे महत्वपूर्ण और मजबूत दोनों ही बना सकने में कामयाब हो पाते हैं तो वाकई ये संवैधानिक संस्था अपने आप में उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा जिसकी वजह से आपने बानबेर संशोधन ले आए थे। ठीक है, सन 1992 में आप 72वां संशोधन ले आए थे, 73वां संशोधन ले आए थे। तो देखिए, बात यह है कि ग्राम स्वराज अभियान के बारे में हमें जानना क्या है। ग्राम स्वराज अभियान के बारे में वो पॉइंट हमें देखना है जिससे कि हमें ये पता चल पाए कि एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला इसमें हमें क्या देखना है, सबसे पहला हमें इसमें देखना है कि शुरुआत कहाँ से होता है। ये इसे प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत किया था इस स्कीम का मध्य प्रदेश के मांडला जिले से। तो अगर आपको पूछा जाए ऑब्जेक्टिव सवाल के रूप में कि ये कहाँ से शुरू हुआ है, किस राज्य से शुरू हुआ है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अब हम डेट भी देख लेते हैं कि किस डेट में ये शुरू हुआ है। तो ये आपका शुरू हुआ है 24 अप्रैल 2018 को। 24 अप्रैल क्यों खास दिन है, क्योंकि आपको पता है कि 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में हमने इसको मना लिया। उसके बाद उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा मंत्रालय है जो इसके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो ये पंचायती राज से रिलेटेड स्कीम है, तो पंचायती राज मंत्रालय इसे इम्प्लीमेंट करेगी या फिर कार्यान्वित करेगी। उसके बाद देखिए, अब हम इसका टाइम ड्यूरेशन समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी अवधि काल क्या है इस स्कीम को लागू करने की। तो इस स्कीम को 1 अप्रैल 2018 से लागू किया जाएगा 31 मार्च 2022 तक। अब ये समय तो बीत चुका है, 2018 से 2022 तक। हम और आप 2024 में हैं। तो बात यहाँ पर यह है कि क्या ये स्कीम वहीं पे ख़त्म हो गया या फिर इसका कोई एक रिवैम्प करके एक नया रूप दे के स्वरूप देकर क्या इस स्कीम को कंटिन्यू किया गया है आगे तक। तो इसका उत्तर है हाँ, इस स्कीम को नया रूप दिया गया है, इस स्कीम को आगे बढ़ाया गया है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो संशोधित आरजीएसए है यानी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, या फिर आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं रिवैम्प्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ये स्कीम आपका 1 अप्रैल 2022 से आगे बढ़ा दिया गया और ये अब आ गया है 31 मार्च 2026 तक। तो अब इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, जो अवधि है, आप ध्यान से देखेंगे जो 15वां वित्त आयोग जब गठित किया गया था एन के सिंह जी की अध्यक्षता में, बिल्कुल उसी आप डेडलाइन को देखेंगे, उसी अवधि काल को देखेंगे कि ये मैच करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एक सवाल और बन सकता है इस समय अवधि के साथ साथ कि कितनी कुल लागत से ये स्कीम को लागू किया जा रहा है। तो यह स्कीम 5,911 करोड़ की कुल पैसे से लागू किया जा रहा है केंद्र। ठीक है, इसका बजट आप लगभग लगभग समझ लीजिए इतना है, 6,000 करोड़ के आसपास, यानी 5,911 करोड़। अब हम बात कर लेते हैं इसके फंडिंग पैटर्न पे, यानी ये स्कीम एक तरीके से केंद्र और राज्य दोनों को मिल के इसका खर्चे का वहन करना है। तो देखिए, जब आप मैदानी इलाकों को देखेंगे तो ये आपका फंडिंग पैटर्न या फिर वित्त पोषण पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो केंद्र और राज्य के बीच में कितना खर्चा हो रहा है। राज्य वाले जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर 60 पैसा 100 मतलब 100 रुपये मान लीजिए अगर खर्च होता है इस स्कीम के लिए, तो 60 रुपये केंद्र सरकार खर्च करती है और 40 रुपये राज्य सरकार खर्च करती है। अगर यही बात आएगी कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट,
और जो पर्वतीय राज्य हैं, इन जगहों पे कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, कि क्या पैटर्न है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खर्च करने का। तो जो जम्मू कश्मीर केंद्र प्रशासित राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है, और जो आपके पर्वतीय राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर केंद्र सरकार कह रही है कि 90 रुपये हम खर्च करेंगे, 10 रुपये राज्य सरकार को कह रही है कि आप वहाँ पे लगा दीजिएगा। ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर ऐसा केंद्र प्रशासित राज्य है जहाँ पे केंद्र सरकार 100% खर्च नहीं कर रही है। वहाँ पे केंद्र सरकार 90 रुपये खर्च कर रही है, 10 रुपये बोल रही है राज्यों को कि आप खर्च करिए। लेकिन जब अन्य केंद्र प्रशासित राज्यों की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि केंद्र सरकार 100% खर्च कर रही है। तो ये यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने वाली बात है। हो सकता है एमसीक्यू में वो आपसे बोल दें कि जम्मू कश्मीर में भी केंद्र सरकार इस स्कीम को 100% खर्चा उठा रही है, जबकि गलत हो जाएगा। सिर्फ जम्मू कश्मीर वो केंद्र प्रशासित राज्य है जहाँ पे केंद्र सरकार 100% खर्च नहीं कर रही है, 90% खर्च कर रही है, जो भी आपका ये इस स्कीम पे खर्च हो रहा है। और अन्य जो केंद्र प्रशासित राज्य है वहाँ केंद्र सरकार कह रही है कि इस स्कीम को लागू करने का पूरा खर्चा मेरा है, आप केंद्र प्रशासित राज्य कोई पैसा मत लगाइए, इस स्कीम को बस लागू करने में हमारी मदद करिए। तो ये आप यहाँ पर इस स्कीम से मान सकते हैं कि 1 से 2 प्रश्न आपको मिलेगा। उस 1 से 2 प्रश्न लगभग यहाँ पे सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। इसमें एक और गौर करने वाली बात यह है कि इस स्कीम के तहत जो हमारा मेन फोकस था, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, जो हमारा आप समझ सकते हैं पर्पस था, वो ये था कि हमें इसमें चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनकी ट्रेनिंग भी करनी है। तो एक बेसिक उनकी ट्रेनिंग की जाएगी चुनाव खत्म होने के, उनके चुने जाने के 6 महीने के अंदर। ठीक है, तो मान लीजिए कि 1 जनवरी 2024 को लखनऊ या बाकी जगह पे किसी पंचायत में लोग प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो जैसे ही आपका जून आने वाला होगा आपको जून तक में इनकी ट्रेनिंग करा देनी है, जून तक इनकी ट्रेनिंग करा देनी है। ठीक है, ये मतलब हो गया। और 2 साल जब हो जाएगा इनका समय अपने पद पे कार्य करते करते, तब आप इनकी एक और रिफ्रेशर ट्रेनिंग कराएंगे। बस ये 2 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, और बाकी आपके सामने वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको दिख गई हैं। देखिए हमारा सामर्थ्य बैच भी है, अगर आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं। ये नंबर है सामर्थ्य बैच का, और ये जो पिक है ये आपको शेयर हो जाएगा जय हो स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे, या फिर जय हो स्टडी वन डे एग्ज़ाम पे। दोनों ही चैनल से आप इस पिक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीपीओ के जो अगले वीडियो में हम देखेंगे वो 1-2 स्कीम्स और देखेंगे, और उसके बाद हम संवैधानिक जो दर्जा मिला हुआ है पंचायतों को उसको समझने की कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे हम इसी तरीके से जो ग्राम पंचायत विशेष है, फिर आगे कंप्यूटर के भी क्लासेस स्टार्ट करने की योजना है। आप लोग बताइएगा, आपके कोई सुझाव हो इस क्लास से रिलेटेड या फिर किसी भी क्लास से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर अपने सुझाव को साझा करिए, और जो भी आपकी डिमांड है वो ज़रूर लिखते रहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।